Hello everyone, welcome to Gurumantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. Hopefully everyone is fine and doing good. So guys, with the continuation of Life Science CSIR PYQ series, आज जो हम फोकस करने वाले हैं वो फोकस करने वाले हैं यूनिट 2 पर. दैट इज अगेन अ वेरी कोर यूनिट. अगर आप हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, either GATE, DBT, ICMR, state exams or any sort of exams, life sciences relevant exams, cell bio is the key subject. So जितना आप सीखेंगे, जितना आप जानेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में, वो नॉलेज आपकी हर जगह हेल्पफुल रहेगी. सो मेक श्योर चीज़ों को आप ध्यान से सुने. आप इसको एक एनालिसिस सेशन की तरह भी ले सकते हैं, खुद के टेस्टिंग सेशन की तरह भी ले सकते हैं. इन केस अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो यू कैन पोस्ट द वीडियो ऑन द स्लाइड्स जहाँ पर क्वेश्चंस मेंशन है एंड उसको सॉल्व कर सकते हो गिवन टाइम में. एंड मेक श्योर जितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपसे शेयर किए जाएं या बतलाए जाएं उनको पेन डाउन ज़रूर करें, बिकॉज आई कैन बेट दीज पॉइंट एंड द मास्टर स्लाइड्स और मास्टर चार्ट्स will be of immense help for you. So without any further delay, let's start. And यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट पेपर, दैट इज अभी जो पेपर हुआ था उसका मॉर्निंग शिफ्ट का पार्ट 1. Alright, so this is a very first question and the suggested time to solve this question is approximately 2 minutes. अगर आप चाहें तो पोस्ट करके 2 मिनट में ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं. 2 मिनट इज द टाइम जब ये सॉल्व हो जाना चाहिए. मैं डायरेक्ट डी कोडिंग पर बढ़ती हूँ. ये क्वेश्चन हम लोगों ने सेल सिग्नलिंग वाले सेशन में भी देखा था, अगर आपको याद हो तो. बिकॉज सेल बायो एंड सेल सिग्नलिंग एक तरीके से मर्ज सब्जेक्ट्स हैं, मर्ज होकर क्वेश्चंस भी आते हैं. सेल सिग्नलिंग में कैंसर बायो पढ़ते हो, वहाँ पर सेल साइकिल रेगुलेशन के काफ़ी सारे कंसेप्ट्स पर हम फोकस करते हैं. सो यहाँ पर भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं. क्वेश्चन सेल साइकिल रेगुलेशन कंसेप्ट से है. प्रोग्रेशन अक्रॉस G1S boundary followed by entry into S phase is promoted by activation of which of the following protein complexes. आपको पता है जब आप रेगुलेशन की बात करते हो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हो. रेगुलेशन इन द सेंस मैं यहाँ पर सेल साइकिल रेगुलेशन के बारे में बात कर रही हूँ. क्वेश्चन जिस कॉन्टेक्स्ट में है उसमें हम 2 मेजर प्रोटीन्स की बात करते हैं. एक है साइक्लिन्स दैट आर द रेगुलेटरी प्रोटीन एंड CDKs जो कि एंजाइम्स हैं दैट आर अगेन प्रोटीनियस इन नेचर. अगर आप साइक्लिन के बारे में बात करोगे दे आर द वन जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं या रेगुलेशन का काम कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं रेगुलेटरी यूनिट्स हैं. और CDKs जो है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है वो कैटालिटिक यूनिट है. दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाकर जो है वो काम करते हैं एंड पॉजिटिव रेगुलेटर्स हैं. दोनों के दोनों क्या है, दे आर द पॉजिटिव रेगुलेटर्स ऑफ सेल साइकिल. तो उसी के ही रिगार्ड में जो है क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है एंड आपको आंसर देना है. सेक्शन बी का ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन नंबर सेकेंड वन, बी ऑप्शन, दैट इज CDK2 एंड साइक्लिन E. इसके लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी. होपफुली वो ट्रिक अगर आपको याद होगी तो आप आराम से कर सकते हैं. अगर सेल साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं तो सेल साइकिल में आप अलग अलग स्टेजेस देखते हैं. G1 स्टेज है, S स्टेज है, G2 स्टेज है, M स्टेज है. हर स्टेज में पर्टिकुलरली साइक्लिन्स एंड CDK कॉम्प्लेक्सेस काम कर रहे हैं. लेटर ऑन G1 स्टेज में जो लेटर ऑन साइक्लिन हम देखते हैं वो देखते हैं साइक्लिन E जो कि कॉम्प्लेक्स बनाता है CDK2 के साथ. बाकी सब कुछ मिसमैच था, यहाँ आप देख सकते हैं. दिस इज द करेक्ट आंसर. जो ट्रिक मेंशन है उसको याद कर लीजिए, कभी इस तरीके के सवाल जो है वो गलत नहीं है. यहाँ पर एक मास्टर चार्ट भी है जो आप यूज कर सकते हो. राइट, इनहिबिटर्स भी गिवन है. इनहिबिटर्स भी आपको याद होने चाहिए बिकॉज अगेन जो सेल साइकिल रेगुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हर एग्जाम में ये चीज़ जो है वो पूछी जाती है. ये देख रहे हैं G1 से S में जब सेल
मूव कर रहा है सिंथेसिस स्टेज में, जहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इन दोनों सीडीके एंड साइक्लिन्स की ज़रूरत है, जो सवाल में भी आपसे पूछे गए हैं। दे आर द मेन कंट्रोलिंग पॉइंट्स। एक्टिवेटर्स है, इनिबिटर्स की भी ज़रूरत है, सो दैट कभी इशू हो तो चीज़ें जो है वो अरेस्ट हो सके। इन केस अगर आपका ये सवाल सही है, क्वेश्चन सही है, तो +2 ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज 0.5 डिडक्ट कीजिएगा। मूविंग डायरेक्टली टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं, ब्रॉड कंसेप्ट की बात करूं, तो ये जो कंसेप्ट जहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है वो है बायोमेम्ब्रेन। बायोमेम्ब्रेन में भी आप 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी होती हैं? आई गेस आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कंपोनेंट, एक तो प्रोटीन, दूसरा हमारा लिपिड एंड तीसरा हमारा होता है कार्ब या कार्बोहाइड्रेट, आप जिसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो प्रोटीन के रिगार्ड में है। अब प्रोटीन के रिगार्ड में भी हम यहाँ पर टाइप्स पढ़ते हैं, जिसमें बहुत कॉमनली जो है हम पढ़ते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के बारे में। यहाँ से काफ़ी सारे सवाल आते हैं, तो ये पूरा का पूरा बायोमेम्ब्रेन का टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड हम पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक, और एक हम पढ़ते हैं लिपिड एंकर्ड या लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स। अभी कुछ समय से देखा गया है कि जो थर्ड कैटेगरी है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आ सकता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन लिपिड लिंक्ड प्रोटीन से है। क्वेश्चन क्या है, एक बार हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन यूकैरियोटिक सेल कोवेलेंटली अटैच्ड लिपिड्स हेल्प टू एंकर सम वाटर soluble proteins to the plasma membrane. One group of cytosolic protein are anchored to the cytosolic face of membrane by fatty acyl group, myristoyl group or palmitoyl group. These groups are generally covalently attached to which amino acid present at the end terminus of the polypeptide chain? तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको कुछ मास्टर टेबल्स दूंगी, बिकॉज प्योर लर्निंग वाला टॉपिक है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इसको याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो ए, दैट इज ग्लाइसिन। अगर आपने सही किया है तो यू कैन ऐड 2 मार्क्स। एंड यहाँ पर अब इसका कंसेप्ट हम समझते हैं, और मास्टर टेबल की हेल्प से हम लिपिड लिंक्ड प्रोटीन को के कनेक्टिव पॉइंट एंड व्हाट एक्चुअली दे आर, इस कंसेप्ट को एक बार डिकोड कर लेते हैं, या आप कह सकते हैं रिवाइज कर लेते हैं। आंसर ए है, myristic acid is attached to alpha amino group of amino terminal glycine residue through an amide linkage। आपसे 3-4 सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। एक तो किस तरीके की लिंकेज है, काफ़ी बार ये पूछा जाता है, आपको लिंकेज याद रहनी चाहिए। किस तरीके का लिंकेज या बॉन्ड आप कह सकते हैं, कौन से अमाइनो एसिड का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे यहाँ ग्लाइसिन का था। टर्मिनस के बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एन टर्मिनस या सी टर्मिनस, अमाइनो या कार्बोक्सी टर्मिनस। या फिर अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो कौन सी साइड पर, जैसे कि एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड है, एक इंट्रासेल्यूलर या साइटोसोलिक साइड, किस तरफ लिपिड के साथ प्रोटीन लिंक्ड है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए एक मास्टर टेबल मैं आपको दूंगी, वो आप याद कर लीजिए, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन जो था वो लिपिड लिंक्ड प्रोटीन या लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स आप कह सकते हैं। ये लिपिड बायलेयर है, आप देख सकते हैं, एंड यहाँ से ये प्रोटीन जो है वो जुड़ा हुआ। प्रोटीन की अगर आप बात करते हैं तो आपको पता है एक एन टर्मिनस है, एक सी टर्मिनस है, एंड लिपिड मॉइटी के साथ, फैटी एसिड एंड लिपिड मॉइटी के साथ जो है वो चीज़ें एंकर्ड है, जुड़ी हुई हैं। आपको यहाँ पर भी क्लियरली ये शो हो रहा होगा। 4 मेजर टाइप हम यहाँ पर देखते हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहे होंगे। यहाँ पर प्रिनाइलेटेड प्रोटीन है, ठीक है, ग्रेनाइलेशन भी हो सकता है, फेरेंसाइल, डिपेंडिंग की कार्बन की कितनी लंबी चेन है उसके अकॉर्डिंग जो है नाम बदलते रहते हैं। ये बेसिक केमिस्ट्री है। आपको सवाल जो है यहाँ से पूछा गया था C14, जहाँ पर 14 कार्बन की चेन है, मिरिस्टिक एसिड। आप देख रहे हो ये पूरा ऑरेंज कलर से जो शो हुआ है। बाद में प्रोटीन है
एंड ग्लाइसिन प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना है, ग्लाइसिन रेसिड्यू पर कनेक्शन है अमाइनो टर्मिनस पर। आप ये देख सकते हो, यही क्वेश्चन था जो आपसे 2 मार्क में पूछा गया था। यही चीज आपसे मिरिस्टॉइल के रिगार्ड में भी पीछे पूछी जा सकती है और यही चीज आपसे पैलिमेटॉइल के रिगार्ड में भी पूछी जा सकती है। पैलिमेटॉइल में आप देख रहे हो C60 16 कार्बन की जो है पूरी की पूरी चेन आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड अगेन यहाँ पर जो है इस तरीके से लिंकेज है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है वो आता है GPI लिंक्ड प्रोटीन, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रोटीन। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल ग्रुप है, कोर टेट्रासेक्राइड भी है, फॉस्फो इथानोल अमीन है एंड प्रोटीन। हम काफ़ी सारे बच्चे ये सवाल भी पूछते हैं when I used to take classes, plus classes, free classes और YouTube classes कि मैम स्ट्रक्चर्स को भी याद करना है क्या। देखिए स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए कभी नहीं आते, लेकिन एक सुपरफिशियल व्हाट शुड आई से, एक सुपरफिशियल आइडिया अगर आपके दिमाग में होता है, एक पिक्चर आपके माइंड में होती है तो बेटर हो जाती है डिकोडिंग। तो थोड़ा सा वो आइडिया लेकर जरूर चलें। अब आते हैं हम कुछ मास्टर स्लाइड पर। ऑलराइट, तो देखिए पहले तो 3 मेजर पॉइंट्स आपको याद करने हैं। क्या लिपिड लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या है, लिपोप्रोटीन्स, एंड नाम से पता चल रहा है लिपिड प्लस प्रोटीन जो कोवेलेंटली अटैच है एक से या एक से ज्यादा लिपिड ग्रुप से विद इन द बाइलेयर। आपने पीछे भी देखा विद इन द बाइलेयर जो है दे आर प्रेजेंट और दे आर अटैच्ड, इस तरीके से दे आर अटैच्ड। They are reversible and relatively weak in association with membrane. इंट्रिंसिक प्रोटीन से आप अगर कंपैरिजन करोगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, पूरा मेम्ब्रेन को एम्बेड करके क्रॉस करके जाते हैं, तो दे आर मोर परमानेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। काफ़ी सारे एग्जांपल आप देखते हो, आरबीसी के भी काफ़ी सारे प्रोटीन्स देखते हो, जैसे ग्लाइकोफोरिन देखते हो या बैंड 3 प्रोटीन देखते हो, जहाँ से अगेन काफ़ी सवाल आते हैं। दे आर वेरी परमानेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, राइट। तो इनके कंपैरिजन में दे आर रिलेटिवली वीक and some types are exclusively linked to one side of membrane, either cytosolic या फिर या इंट्रासेलुलर बोल लीजिए या एक्स्ट्रासेलुलर बोल लीजिए। ये है 4 टाइप के मेजर लिपिड लिंक प्रोटीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको याद करने हैं। आइसोप्रेनाइल ग्रुप है, वहां पर फेरेंसाइल या ग्रेनाइल हो सकता है। C टर्मिनस पर सिस्टीन रेसिड्यू अटैचमेंट साइड है और थायो ईथर लिंकेज की हम यहाँ पर बात करते हैं। लोकेशन क्या है, इंट्रासेलुलर। मिरिस्टॉइल जो आपसे सवाल पूछा गया था, ग्लाइसिन रेसिड्यू एज अमाइनो टर्मिनस एंड अमाइड लिंकेज यहाँ पर है, अगेन इंट्रासेलुलर सबसेलुलर लोकेशन है, मतलब अंदर की साइड इट इज प्रेजेंट। पैलिमेटॉइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, जैसा मैंने पीछे भी आपको शो किया, वहां पर सिस्टीन रेसिड्यू नियर अमाइनो या कार्बोक्सी टर्मिनस और थायो एस्टर लिंकेज आप देखते हो। लिंकेज से काफी सवाल आते हैं और ये चीजें बायोकेमिस्ट्री से भी लिंक होती है, तो यू मस्ट रिमेंबर इंट्रासेलुलर इज द की है। जीपीआई लिंक प्रोटीन सबसे अलग है, वेरियस रेसिड्यूज हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड रेसिड्यूज का बारे में हम यहाँ बात नहीं करते हैं। कार्बोक्सी टर्मिनस एंड यहाँ पर अमाइड लिंकेज आप देखते हो, यहाँ सेल सरफेस पर जो है चीजें प्रेजेंट है। तो ये छोटा सा आपका मास्टर चार्ट है जो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो वो यहीं से ही आएगा। बात 2 मार्क की या 4 मार्क की नहीं है, हमारे लिए 0.5 भी इम्पॉर्टेंट है एंड होपफुली आप इस चीज को समझते हैं। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनका LS क्लियर हो जाता है एंड 0.5 के पीछे GRF रह जाता है, वो बच्चों को समझ में आता है कि एक्चुअल क्या इम्पोर्टेंस है, तो याद रखिएगा। +2 ऐड कर लीजिए एंड 0.5 इन केस अगर आपने ये गलत अटेम्प्ट किया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर मैं कंसेप्ट के बारे में बात करूं, कंसेप्ट है यहाँ पर प्रोटीन सॉर्टिंग का कंसेप्ट, जहाँ पर अगेन आप 2 तरीके के मेजर पाथवेज पढ़ते हैं। कौन कौन से पाथवेज पढ़ते हैं सभी को याद होगा। एक आप पढ़ते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन एंड एक आप पढ़ते हैं को ट्रांसलेशन पाथवे, जिसको आप सीक्रेटरी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। बहुत डिटेल्ड टॉपिक है एंड अपने आप में काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है, इंटरेस्टिंग है, फैसिनेटिंग है, किस तरीके से पाथवे फॉलो करता है।
एंड प्रोटीन्स जो है अपने सही ऑर्गेनली या ऑर्गेनली के सब कंपार्टमेंट में पहुंचते हैं। काफी बार प्रोटीन सॉर्टिंग से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है ऐसे प्रोटीन्स जिनका वेट 50 किलो डेल्टन से ज्यादा है, अगर उनको न्यूक्लियर एनवेलप, हमें पता है न्यूक्लियस कोर में अगर हम जाएंगे तो वहां पर हमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन मिलेगी, और अगर एक प्रोटीन को आना है तो उसको जो है ऑब्वियसली न्यूक्लियर पोर से ही अंदर आना पड़ेगा। अगर वेट ज़्यादा है तो वो किसी रिसेप्टर की मदद से ही आएगा। तो ये सेक्स 61, टॉम 20, टिम 44, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की केस में। टिम टॉम हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की केस में, अगर आपने पढ़ा हो। ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, ट्रांसलोकेज ऑफ इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के रिगार्ड में हम इम्पोर्टेंट, एक्सपोर्टेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट एंड एक्सपोर्टेंट का कंसेप्ट पढ़ा। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर न्यूक्लियस के अंदर आना है तो इम्पोर्टेंट बीटा इज द वन जो एक रिसेप्टर की तरह काम करेगा, प्रोटीन को पहचानेगा। ऐसे प्रोटीन को, कैसे प्रोटीन को? ऐसे प्रोटीन को जिसके पास क्या है, जिसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल भी है, उसके साथ इंटरैक्ट करेगा एंड उसको कहाँ पर ले आएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है, एंड उसको न्यूक्लियर पोर की मदद से न्यूक्लियस के अंदर लेकर आएगा। और एक पूरा मैकेनिज्म चलता है जो आपने पढ़ा होगा। उस मैकेनिज्म से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट इस मॉर्निंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस जो हैं वो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन या न्यूक्लियर प्रोटीन सॉर्टिंग मैकेनिज्म से पूछे गए। +2 कर लीजिए एवरीवन इन केस अगर आपका आंसर सही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हालांकि ये क्वेश्चन सिग्नलिंग से ज़्यादा रेलेवेंट है, बट अगेन जैसा कि मैंने आपको बोला, सेल बायो एंड सिग्नलिंग आर वेरी रिलेटेबल। तो ठीक है, एक बार इस सवाल को भी देख लेते हैं। रिसेप्टर के बारे में बात हो रही है एंड रिसेप्टर अगेन प्रोटीनियस है नेचर में, और अगर वो सेल के ऊपर प्रेजेंट है तो कैसे सेल के ऊपर पहुंचा, सेल मेम्ब्रेन पर पहुंचा, वो पूरा सब कुछ हम सेल बायो में पढ़ते हैं। एज एन इंटीग्रल प्रोटीन ही काम कर रहा है। एक लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन प्रेजेंट है, एक साइटोसोलिक डोमेन प्रेजेंट है। ये कैसे यहाँ पहुंचा, लोकलाइज हुआ, ये सब हम सेल बायो में पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका काम क्या है वो हम सिग्नलिंग में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, द साइटोप्लाज्मिक डोमेन ऑफ द रिसेप्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन डज नॉट फंक्शन एज टायरोसिन काइनेज। तो यहाँ पर आंसर जो है वो है आपका असाइलोग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि अगर आप एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के बारे में बात करेंगे, EGF शॉर्ट में बोलते हैं, PDGF के बारे में बात करेंगे, प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, या इंसुलिन जो एक हार्मोन है आपके शरीर में ग्लूकोज का होम्योस्टैटिस को मेंटेन रखता है। यहाँ पर हम तीनों जगह जो है किसका रोल देखते हैं, तीनों जगह हम RTK का रोल देखते हैं। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जहाँ पर साइटोसोलिक डोमेन पर काइनेज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है एंड स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट एंड स्पेसिफिक टायरोसिन रेसिड्यूज फॉस्फोराइलेट होते हैं। असाइलोग्लाइकोप्रोटीन इज द ऑड वन, जहाँ पर इस तरीके से रिसेप्टर के साइटोप्लाज्मिक डोमेन में कोई एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है। +2 फॉर करेक्ट आंसर, 0.5 फॉर इनकरेक्ट आंसर। एंड अगेन मैं एक चीज़ और रिपीट करूँगी, आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, दैट इज़ गुरुमंत्र, मेक श्योर उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ जल्दी हम बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना शुरू करने वाले हैं क्विज के फॉर्म में एंड क्वेश्चंस के फॉर्म में। डायरेक्टली या तो आप टेलीग्राम ऐप पर ये सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो आपको मैं लिंक भी दे दूंगी, जस्ट यू हैव टू क्लिक एंड ज्वाइन। इट्स फ्री एंड यू विल बी लाइक हाईली बेनिफिटेड आफ्टर ज्वाइनिंग दिस टेलीग्राम चैनल। ऑलराइट, जैसा कि मैंने आपको बोला, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट से इस बार क्वेश्चन 2 थे। ये सेक्शन C का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी सवाल है। आप पोस्ट करके 2 से 3 मिनट जो है वो ले सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स को जो है वो फाइंड करना है।
हमें पता है या आपने अगर पूरा मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, यू नो वेरी वेल कि न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में हम मोनोमरिक जी प्रोटीन रैन की बात करते हैं। रैन जीटीपी का लेवल हाई होता है न्यूक्लियस में एज कंपेयर टू दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड इसका जो जीडीपी फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है, वो साइटोप्लाज्मिक साइट रहता है। तो ए तो बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जिसकी हेल्प से हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। फिर बोल रहा है न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर्स दैट इज इम्पोर्टेंट कैन शटल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बिल्कुल, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस में बाहर से साइटोसोल, क्योंकि प्रोटीन तो बाहर ही बन रहा है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस बाहर हो रहा है, साइटोसोल से न्यूक्लियस में लाना, न्यूक्लियस में प्रोटीन को ड्रॉप करना, ड्रॉप कर दिया, एंड वापस से, क्योंकि ये साइकिल तो चलती रहेगी, है ना, प्रोटीन्स की, एंजाइम्स की, फैक्टर्स की लगातार जरूरत पड़ेगी, तो ये सिस्टम चलता रहता है, इम्पोर्टेंट लाने वाला, एक्सपोर्टेंट ले जाने वाला, तो वो जो है शटल सिस्टम की तरह काम करते रहते हैं। बी एकदम करेक्ट है, हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब अगर आपको सी ऑप्शन के बारे में पता होता तो आपका सवाल बहुत आसान था। NTF2 ट्रांसपोर्ट रैन जीडीपी इनटू द साइटोसोल, उल्टा लिखा हुआ, साइटोसोल में नहीं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो है बेसिकली ये काम करता है। NTF2 क्या है आपका? न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट फैक्टर 2, जिसका बेसिक रोल क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन जो है कहाँ पर करेगा? साइटोसोल में नहीं करेगा, न्यूक्लियस में करेगा। अगर आपको इकलौता ये ऑप्शन भी पता होता, सी, जो यहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है, यहाँ भी गिवन है, ये आपका आंसर विद इन 30 सेकेंड्स आ जाता। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एलिमिनेशन और कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो बहुत आसानी से मार्क्स गेन कर सकता है। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ऑफ mRNA इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन रैन। ये भी सही है, मैसेंजर RNA, बिकॉज आपको पता है अगर आप बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है साइटोसोलिक एरिया में, तो जो mRNA की स्क्रिप्ट बनी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसको न्यूक्लियर एरिया से मूव करके कहाँ जाना है? साइटोसोलिक एरिया में जाना है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट बाहर ही रीड होगी राइबोसोम के द्वारा, तो ट्रांसपोर्टेशन उसका भी चाहिए, उसके लिए रैन की कोई ज़रूरत नहीं है, मोनोमरिक जी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। tRNA and microRNA export is mediated by exportins. This is also very true. अब देखो थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी कंसेप्ट्स आ रहे हैं, राइट। कोई भी पॉइंट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने नया सुना है, मेक श्योर उसको आप लिख लें, अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लें, बिकॉज वो चीज़ दोबारा पूछी जाएगी। अगर आप पिछले कुछ पेपर उठाकर देखें, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर इज सी। ऑल राइट, सो यहाँ पर एक बहुत अच्छा मास्टर चार्ट गिवन है, जहाँ रैन की साइकिल गिवन है, इंपोर्ट गिवन है, एक्सपोर्ट गिवन है। हमें पता है प्रोटीन एक मेजर बायोमॉलिक्यूल है, एन टर्मिनस है, सी टर्मिनस है, और अगर आप बात करते हो किसके बारे में, अगर आप बात करते हो न्यूक्लियस के बारे में, तो उसके अगर कोई भी प्रोटीन न्यूक्लियस में जा रहा है, पोस्ट ट्रांसलेशनली वो जाएगा, और साथ साथ उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट लाइसिन और आर्जिनिन का रिपीट ओनली। ये सब कंसेप्ट आप प्रोटीन सॉर्टिंग में पढ़ते हैं। अब प्रोटीन अगर बड़ा है तो उसको ले जाने लाने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मोनोमरिक जी प्रोटीन रैन का इस्तेमाल होता है। रैन आपका दो फॉर्म में काम कर रहा है, रैन जीटीपी एक्टिव फॉर्म में, रैन जीडीपी इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव में क्यों? क्योंकि साइटोसोलिक एरिया में ग्वानिन एक्टिवेटिंग प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो कि क्या करता है? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकाल देता है। न्यूक्लियस साइड जाओगे तो ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो कि क्या कर रहा है? इनिशिएट करा रहा है, जो कि ऐड कर दे रहा है एक फॉस्फेट को, तो ये एक्टिव फॉर्म आ जाता है, राइट।
तो एनर्जी भी प्रोवाइड होती रहती है, डायरेक्शनैलिटी भी प्रोवाइड होती रहती है। सवाल NTF2 के बारे में था, देखो न्यूक्लियर साइड है, साइटोसोलिक साइड नहीं है। इम्पोर्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक तरीके से रिसेप्टर है, प्रोटीन है, उसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है, इंटरैक्ट करेगा, अंदर लेकर आएगा, एनर्जी रैन प्रोवाइड कर रहा है। एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास एक्सपोर्टेंस है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल है, जहाँ पर हम ल्यूसीन के रिपीट्स देखते हैं। जो भी चीज़ एक्सपोर्ट होनी है, जैसे कि tRNA, माइक्रो RNA या कुछ भी चीज़ एक्सपोर्ट होनी है, तो उसके लिए वी नीड सच थिंग्स। प्रोटीन एक्सपोर्ट होने तो प्रोटीन भी एक्सपोर्ट होंगे। मेक श्योर याद रखें, अगर आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी की हुई है, वहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से जो है इनका डिस्क्रिप्शन गिवन है, आप वहाँ पर भी चीज़ों को देख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन एक सेक्शन सी का 4 मार्क का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में भी मार्क्स ऐड कर लीजिएगा। एंड ये क्वेश्चन है साइटोकिनेसिस। थोड़े समय से देखा जा रहा है साइटोकिनेसिस से बहुत अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा डीप जा रहा है। ड्यूरिंग साइटोकिनेसिस, दैट इज व्हाट, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, एक छोटा सा GT पेज रो A लोकेलाइज होता है टू द इक्वेटोरियल मेम्ब्रेन above the spindle midzone. The localization activity of row A is potentially modulated या changed by what, ये आपको बताना है। तो वी नो वेरी वेल कि अगर एक सेल डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर हम कौन से सेल के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एनिमल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रूविंग लाइक स्ट्रक्चर जो बनेगा या कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का कंसेप्ट जो आएगा वो हमारा एनिमल सेल में आएगा, वो हमारा प्लांट सेल में नहीं आएगा, क्योंकि प्लांट सेल में वी नो दैट रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है, राइट। एंड डिवीजन के लिए साइटोकिनेसिस इज द की। तो यहाँ पर रो A प्रोटीन जो है स्मॉल GT पेज दैट डू हैव द कैपेबिलिटी फॉर GTP टू GDP हाइड्रोलिसिस, कैसे काम करेगा, उसमें क्या क्या काम आता है। तो वी नो दैट सेपरेशन होता है, तो वी सेल साइकिल में आप पढ़ते हैं काफ़ी सारे मॉड्यूलेशंस होते हैं, फॉस्फोरिलेशन इज देयर, यूबिक्यूटाइनेशन इज देयर, काफ़ी सारे प्रोटीन्स की एक्टिविटी चेंज की जाती है। तो यहाँ पर देखिए रो ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर F2 तो डेफिनेटली काम करेगा ही करेगा। अरोरा B काइनेजेस, पोलो लाइक काइनेजेस आर द मेन एंजाइम्स जो पूरे रेगुलेशन में काम करती हैं। इनफैक्ट पोलो लाइक काइनेज तो इनिशिएट करने में मदद करती है साइटोकिनेसिस को। इन दोनों एंजाइम्स का रोल हम एनाफेज में भी पढ़ते हैं, जहाँ पर सेपरेशन शुरू हो जाता है। हम देखते हैं क्रोमोसोम्स का सेपरेशन शुरू हो जाता है, साइटोकिनेसिस का भी शुरुआत हो जाती है, बिकॉज इंडेंटेशन लानी है, अरेंजमेंट करना है, एक्टिन का पॉलीमराइजेशन हमको चाहिए, राइट। एक्टिन मायोसिन मोटर प्रोटीन या साइटोस्केलेटल रीअरेंजमेंट हमें चाहिए, तो उस केस में क्या चाहिए, उस केस में हमको ये पूरा का पूरा एंजाइम्स की फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे आपका MKLP1 क्या है, ये भी क्या है, माइटोटिक काइनेसिक लाइक प्रोटीन, राइट, माइटोटिक सेल डिविजन। काइनेसिन, अगेन अगर आप काइनेसिन का रोल जानते हो या आपने मोटर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा हो, थोड़े टाइम पहले मैंने मास्टर टेबल भी शेयर की थी टेलीग्राम पर, तो ये भी ATP डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन्स, राइट, जो फोर्सेस को या फिर किसी तरीके के रीअरेंजमेंट को स्टिमुलेट करते हैं विद द अलॉन्ग विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल हम अच्छे से जानते हैं, क्या उनका रोल है, ये सभी के सभी यूटिलाइज होंगे। अगर हम ATM एंड ATR की बात करें, इसके बारे में भी हम कहाँ पढ़ते हैं, इसके बारे में भी हम सेल साइकिल रेगुलेशन में पढ़ते हैं। ATM ATR पाथवे या DDR पाथवे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये कहाँ काम आते हैं, ये जब भी DNA डैमेज होता है, DNA का डैमेज है सिंगल स्ट्रैंड में या डबल स्ट्रैंड में, उस डैमेज को ठीक करना, क्योंकि डैमेज के साथ चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं, वहाँ पर दे विल बी यूजफुल। साइटोकिनेसिस हो रहा है, जब तक माइटोसिस का ऑनसेट होता है तब चीज़ें रुक जाती हैं, रिपेयर पाथवेज काम नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ें हो चुकी हैं, उसके बाद ही सेल क्रॉस करके आगे पहुँचा है।
तो इट विल नॉट बी हेल्पफुल, बट बाकी चीज़ें सभी की सभी विल बी वर्किंग। यहाँ पर काफ़ी नई चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी, ये भी नोट्स में आप पेन डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज अभी देखा जा रहा है पिछले कुछ टाइम से कि यहाँ से बहुत सवाल जो है वो पूछने को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, आप चाहें तो यहाँ पर पेन डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ से पोलोलाइक काइनेज 1 कंट्रोल्स द इनिशिएशन ऑफ साइटोकाइनेसिस, स्पेसिफिक एक्टिविटी है। अरोरा बी काइनेज क्या करेगी, एमजीसी रैक गैप को एक्टिवेट करेगी ताकि रो की एक्टिविटी मॉड्यूलेट हो सके। फरो का इंग्रेशन या इंडेंटेशन या ग्रूविंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आ सके, राइट। सभी के सभी जो पहले 4 प्रोटीन्स थे वो रो ए की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करने के लिए यूजफुल होंगे, एक्सेप्ट द वन जो लास्ट में गिवन था, एटीएम एंड एटीएम। इस सवाल के लिए भी आप +4 मार्क्स को ऐड कर लीजिए। गलत था तो -1 करेंगे ऑब्वियसली। सो गाइस, इसी तरीके से वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। आई नो थोड़ा सा हम डिटेल में चीज़ों को कर रहे हैं, बट देखिए ये थोड़ी थोड़ी मेहनत ही आपकी किस्मत को चमकाएगी, आपको बहुत सक्सेस की तरफ ले जाएगी। बिकॉज अगर चीज़ों को करना है वो भी कोर यूनिट को, तो बेटर है कि हम बहुत अच्छे से उनको करें, प्रो हो जाए उनमें, कहीं पर भी मिस्टेक ना करें। मिलेंगे जल्दी अपने अगले सेशन में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। Thank you so much. Please like the session and subscribe the channel too. Thank you.